हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले भी हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग सवाल नंबर 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया गया है क्योंकि इससे पहले हम लोग 10 सवाल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर है ये 11। सवाल नंबर देखिए 11 क्या कहता है। लासिका लिम्फ क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। 2021 में सवाल पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लासिका पढ़ेंगे, फिर इसका कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको डायग्राम की सहायता से आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, आप सिर्फ ना बैठ के देखिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, ये हमारा बॉडी है। ये क्या हमारा बॉडी है। और जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्व जाता है तो वो सब क्या होता है, ब्लड की सहायता से। याद रखिए कहानी, ब्लड की सहायता से। ब्लड की सहायता से क्या होता है, ब्लड की सहायता से जाता है, हमारी कोशिका तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, ये कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है भाई, कोशिका तक जब पहुंचता है ना, तो कोशिका तक पहुंचने में पहले शुरुआत में क्या होता है, रक्त वाहिनी जो होती है मोटी होती है। क्या होती है, रक्त वाहिनी मोटी होती है, लेकिन कोशिका तक जाते थे क्या होती है, पतली हो जाती है। क्या होती है, पतली हो जाती है। ठीक है भाई, बोलिएगा क्या मतलब, समझे नहीं हम। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये क्या है, मोटी रक्त वाहिनी है। क्या ये मोटी है, लेकिन अगर इसका धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा ना, यहाँ से आगे अगर बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, तो ये देखिए क्या हो रही है, पतली हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पतली हो रही है भाई। उसी तरह यहाँ पे देखिए, तो ये रक्तवाहिनी देखिए मोटी दिख रही है आपको, मोटी दिख रही है। और ये वाला अगर बात किया जाए, ये वाला देखिए पतली दिख रही है आपको। मतलब कोशिका तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है, पतली हो जाती है। ठीक है भाई, इतना बात हम समझ गए। ठीक है भाई, समझ गए इतना सी बात। मतलब क्या, जब पोषक तत्व ब्लड की सहायता से कोशिका में जाती है तब रक्तवाहिनी क्या होती है, पतली होती जाती है। ठीक है, पहले मोटी रहती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ये आपका पतली रक्तवाहिनी, ये क्या है आपका पतली रक्तवाहिनी है। ये क्या है आपका पतली रक्तवाहिनी है। जैसे आपको दिख रहा है मोटा, लेकिन ये समझ लीजिए पतली रक्तवाहिनी। आपको समझाने का कोशिश करते हैं हम, पतली रक्तवाहिनी है। ठीक है, अब देखिए, देखिए पतली रक्तवाहिनी में क्या होता है, पतली रक्तवाहिनी में क्या होता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है, जैसे ये रक्तवाहिनी पतली रक्तवाहिनी है, तो बहुत पतला होने की वजह से क्या होता है, इसमें गैप पाया जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे खाली जगह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है भाई। कुछ दूर में फिर यहाँ पे खाली जगह पाया जाएगा, फिर यहाँ पे पाया जाएगा, फिर यहाँ पे खाली जगह पाया जाएगा। मतलब क्या, थोड़ा दूर में क्या होता है, गैप पाया जाता है, मतलब खाली जगह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। ठीक है भाई, खाली जगह पाया जाता है। ठीक है, इधर भी पाया जाएगा खाली जगह। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, खाली जगह पाया जाता है। अब आपको पता है कि ये अगर रक्त है तो इसमें ये देखिए, ये लाल रक्त कोशिका हो गया आपका, ये आरबीसी है, ये लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका है। ये गोल गोल जो दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा, ये क्या है, ये क्या है, लाल रक्त कोशिका हो गया। तो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में होता है भोज्य पदार्थ भी होता है, बहुत सारा हार्मोन होता है, और उसमें लाल रक्त कोशिका होता है, उसमें श्वेत रक्त कोशिका भी होता है, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी भी होता है उसमें, श्वेत रक्त कोशिका होता है। ठीक है भाई, समझ गए इतना सा बात हम लोग, डब्ल्यूबीसी। अब बोलिएगा कि हम समझ गए इतना सा कि ब्लड में ये लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पोषक तत्व, हार्मोन सभी रहता है। और हम ये भी समझ गए कि भाई शुरुआत में क्या होती है, रक्तवाहिनियाँ मोटी होती है, जब कोशिका तक पहुँचती है तो क्या होती है, पतली होती जाती है। ठीक है, तो ब्लड की सहायता से क्या होता है, कोशिका ब्लड की सहायता से, रक्तवाहिनी में ब्लड की सहायता से क्या होती है, कोशिका तक ये पोषक तत्व सब जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पतली ये जैसे जैसे ये रक्तवाहिनी पतली होती जाती है, तो पतली रक्तवाहिनी में क्या होता है कि बहुत जगह गैप पाया जाता है। ये नस में, ये नस समझ लीजिए, नस ही बोला जाता है। तो ये नस पतली होती जाती है, तो इसमें जो रक्तवाहिनी है, ये रक्तवाहिनी को ही नस बोला जाता है। तो इसमें क्या होती है कि कुछ जगह गैप पाया, काला काला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप है। ठीक है भाई, तो इससे क्या होता है, ब्लड ना लीक करता है यहाँ से। जैसे ये ब्लड यहाँ पे पोषक तत्व इसमें रहे मौजूद है भाई, पोषक तत्व जो इसमें मौजूद रहता है, ये सब पोषक तत्व जो मौजूद है, तो ये क्या होता है, इस जगह से लीक करता है। क्या करता है, यहाँ से लीक करने लगता है। मतलब जो भी ब्लड में लिक्विड है, ये रक्त जो है, खून जो है, इसमें जो भी लिक्विड रहता है वो यहाँ से क्या करता है, लीक करता है। तो यहाँ से भी लीक करेगा, यहाँ से लीक करेगा, सब जगह जो खाली जगह है यहाँ से क्या करेगा, ब्लड निकलते जाता है।
ठीक है भाई। अच्छा समझिए ना, इसे समझिए ना कि अगर पाइप है, क्या ये पाइप अगर है, ठीक है भाई, पाइप अगर है, पाइप अगर है और पाइप में अगर छेद, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, तो यहाँ से पानी क्या होगा, लीक करेगा नहीं करेगा, लीक करेगा भाई, पानी लीक करेगा। उसी तरह इसमें छेद है तो यहाँ से क्या करेगा, ब्लड लीक करेगा। क्या करेगा, ब्लड लीक करेगा भाई, ब्लड लीक करता है। तो जो लीक करता है ना, उसी को हम लोग लासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लासिका बोलते हैं। जो लीक किया, जो लीक किया उसी को क्या बोला जाता है, लासिका बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। बोलेगा कि ओ मतलब यहाँ से ब्लड लीक करता है, उसको लासिका बोला जाता है। तो ये ब्लड भी लिक्विड होता है, ये लासिका भी तब लिक्विड होता होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड था वही लीक किया है। तो बोलेगा कि यहाँ पे तब ये भी क्या होता होगा, ये भी लिक्विड होता होगा भाई। बोले कि हाँ भाई लिक्विड ही होता है, लासिका भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है, द्रव भी होता है भाई। अच्छा आपको और भी अच्छे से समझाते हैं, देखिए प्लीज मिटा देते हैं, ठीक है, मिट गया ये। अब देखिए, देखिए तो यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, लीक करने लगता है, ठीक है भाई। अब चूंकि आप जानते हैं अगर ये आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जो है ना, आरबीसी का कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, आरबीसी का कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो जब ये लीक करता है, यहाँ से लिक्विड जब लीक करता है, द्रव पदार्थ जब लीक करता है, तो उसमें ना आरबीसी लीक नहीं कर पाता, क्योंकि आरबीसी का कण क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। आरबीसी का कण कैसा होता है, एकदम बड़ा बड़ा, कितना बड़ा बड़ा है आरबीसी का कण है। तो ये बड़ा बड़ा कण क्या होता है, इस छोटे से छेद से लीक नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है, लीक नहीं कर पाता, क्योंकि छोटा छोटा छेद होता है। तो ये बड़ा, जिसे ये बड़ा आरबीसी का कण है, तो ये छोटे से छेद से क्या होगा, लीक नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। तो जो लीक करता है ना, तो उसमें आरबीसी मौजूद नहीं होता है, आरबीसी मौजूद नहीं होता है। मतलब जो भी यहाँ से लिक्विड, जो भी द्रव इस रक्तवाहिनी से, इस पतले रक्तवाहिनी से लीक करके कोशिका में गया, लीक करके कोशिका में गया, उसमें आरबीसी मौजूद नहीं रहता है, आरबीसी मौजूद नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो छेद था, ये छोटा छेद था और आरबीसी का कण क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये लीक करके उसमें नहीं जा पाता है, ठीक है। तो जो लीक करके नहीं जा पाया, बताइए क्या ये जो लीक करके जो द्रव गया, जिसको आप लासिका बोले, क्या उसमें आरबीसी रहेगा, बोलेंगे नहीं, इसमें आरबीसी मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जो द्रव गया उसमें आरबीसी नहीं गया, क्योंकि उसका कण क्या था, बड़ा था, ठीक है भाई। तो उसमें गया तब कौन, उसमें जाता है श्वेत रक्त कोशिका। क्या जाता है उसमें, श्वेत रक्त कोशिका जाता है, मतलब WBC जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। इसको अच्छे से समझाते हैं और आपको समझिए। पहले क्या बोले हम कि जब रक्त, ब्लड जो होता है, ब्लड रक्त वाहिनी से होकर कहाँ जाता है, ये कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, ये कोशिका में जाता है। फिर कोशिका से क्या होती है, ये कोशिका में जैसे जाती है तो ये रक्तवाहिनी जो होती है, क्या होती है, रक्तवाहिनी क्या होती है, पतली हो जाती है। क्या होती है, पतली हो जाती है। और उसमें क्या हो जाता है, पतली होने में क्या होता है, पतली जब होती है तो उसमें छेद होता है। क्या होता है, छेद होता है, बहुत जगह छेद होता है। तो उसमें क्या होता है, ये लिक्विड जो भी द्रव था वो क्या होने लगता है, लीक करने लगता है। क्या करने लगता है, ये लीक करने लगता है। और जब लीक करता है तो चूंकि ये बड़ा कण था, तो लीक किया तो छोटा सा उसमें छेद था भाई। तो ये बड़ा जब कण था तो ये बड़ा कण ये छोटा छेद लीक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये आरबीसी नहीं जाता है, जो ब्लड में आरबीसी था वो नहीं जा पाता है। तो जो द्रव, जो ब्लड का द्रव जो था, ब्लड का लिक्विड जो था, उसमें आरबीसी मौजूद था, आरबीसी मौजूद था। तो ये लीक जब किया तो क्या आरबीसी गया उसमें, नहीं गया। तब जाता कौन है भाई, आरबीसी नहीं जाता, आरबीसी नहीं जाता है। तब जाता कौन है उसमें, तब जाता है WBC, ये जाता है आपका, ये जाता है WBC उसमें रहता है। तो जो आपका लीक किया ना, जो आपका लीक किया, जो लीक करके यहाँ पे जो लिक्विड बना, जो द्रव बना, उसी द्रव को ही क्या कहा जाता है, उसी द्रव को कहा जाता है लासिका। क्या कहा जाता है, लासिका कहा जाता है। बस इतना सा ही कहानी है। अच्छा बताइए, लासिका में कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो लासिका में इसमें पाया जाता है श्वेत रक्त कोशिका। क्या पाया जाता है इसमें, श्वेत रक्त कोशिका। आपसे पूछा बताओ क्या इसमें लाल रक्त कोशिका भी पाया जाता है कि, तो बोलेंगे कि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसका बड़ा कण होता है तो ये छेद से लीक नहीं कर पाता है। बात समझ गए, ठीक है। आपको हम और डायग्राम की सहायता से दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका रक्तवाहिनी हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये सब क्या है, ये आपका रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छोटा छेद होता है। तो देखिए छेद से होकर क्या होता है, यहाँ पे अगर छेद मुझे चले छेद है तो यहाँ से क्या होगा, छेद
यहाँ से छेद से गिर के क्या होता है इसमें ये पहुँच जाता है द्रव, ठीक है। तो ये जो हरा रंग का दिख रहा है आपको जो, तो यही लिक्विड क्या होता है, लीक किया हुआ लिक्विड है। क्या ये जो हरा रंग का आपको दिख रहा है, ये हरा रंग का जो हम काला कलम से इसको घेर रहे हैं, तो ये हरा कलर जो दिख रहा है आपको, यही लीक किया हुआ जो ब्लड था उसी से ये लीक करके इसमें देखिए कोशिका में पहुँच गया। यही है ऊतक कोशिका। ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल दिख रहा है जो, यही क्या है आपका ऊतक कोशिका। ये क्या है आपका ऊतक कोशिका है। इसी में देखिए बीच में पहुंच गया, ये इसी में पहुंच गया, ऊतक कोशिका में पहुंच गया। कैसे लीक करके, कैसे पहुंचा ये लीक करके। क्या इसमें जो हरा रंग का दिख रहा है ये लीक करके पहुंचा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लासिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लासिका बोलते हैं। इसमें मत बताइए क्या इसमें WBC भी है, क्या इसमें लाल रक्त कोशिका भी है, क्या बोलेंगे इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं होता है। तब कौन कोशिका होता है इसमें, उत्तक ये सॉरी श्वेत रक्त कोशिका होता है। क्या होता है इसमें, श्वेत रक्त कोशिका होता है। अच्छा बताइए लाल रक्त कोशिका क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये बड़ा कण था, ये लीक करके उसमें नहीं जा पाता है, क्योंकि ये बहुत पतली वाहिनियाँ होती है, उसमें छोटा सा छेद होता है, और RBC का कण क्या होता है, बड़ा होता है। लाल रक्त कोशिका का कण बड़ा होता है, इसलिए वो लीक करके उसमें नहीं जा पाता है, ठीक है। अच्छा ये गया कहाँ भाई, ये ऊतक कोशिका में चला गया, कोशिका में चला गया। तो कोशिका के बीच में ये द्रव पाया जाता है जिसमें लाल रक्त कोशिका मौजूद नहीं रहता है। तब इसमें क्या मौजूद रहता है, तब इसमें श्वेत रक्त कोशिका मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है इसमें, श्वेत रक्त कोशिका मौजूद रहता है। तब बोलिएगा कि भाई इस तरह तो पतला नली ढेरों हो जाएगा भाई, तब ढेरों जगह लीक करता होगा। तब ये हरा कलर का लासिका जो है ये बहुत जगह तक पाया जाता होगा, क्योंकि बहुत सारा नस होता है, हमसे बहुत कोशिका होती है, तो सब जगह बोलेंगे हाँ इसका मतलब लासिका भी बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। ये भी इसका भी एक रक्त वाहिनी होता है, मतलब ये भी बहने का इसका एक वाहिनी होता है, लासिका वाहिनी होता है, क्योंकि ये पतली पतली रक्त वाहिनियों से ये लीक करता है, ये ब्लड निकलता है। ये मतलब ब्लड तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये ब्लड है ही नहीं, क्योंकि इसमें WBC तो है ही, मतलब RBC तो है ही नहीं, ये लाल कोशिका तो उसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, श्वेत कोशिका है। तो बताइए ब्लड से ही लीक किया हुआ चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लासिका बोलते हैं। मतलब इसमें RBC नहीं रहता है, RBC नहीं रहता है, तब इसमें क्या रहता है, WBC रहता है, ठीक है। अच्छा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये हार्मोन सबका क्या करता है, परिवहन करता है, भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं शरीर में कैसे फैला हुआ है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी पतली पतली वाहिनियाँ होती है, बहुत सारी वाहिनियाँ कोशिका से पहुंचाने का काम करती है ब्लड को, तो वहाँ से भी लीक करती है। तो ये पूरा शरीर में ही फैला होता है, आपको हम दिखाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए ये जो हरा कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हरा कलर का देखिए कितना फैला हुआ है, तो सब जैसे लीक किया हुआ है ये, ठीक है। तो यही है लासिका वाहिनियाँ। क्या है ये, लासिका वाहिनियाँ, यहाँ पे देख लीजिए ये सब हरा कलर का है, ये लासिका वाहिनियाँ। और यही देखिए ये है आपका ये रक्त कोशिका, मतलब रक्त वाहिनियाँ है, ये रक्त वाहिनियाँ है, रक्त वाहिनियों से ब्लड क्या किया, ये लीक किया, तो इसमें लाल रक्त कोशिका तो गया नहीं, तो यही हरा कलर का जो दिख रहा है आपको। तो ये एक रंगहीन जो तरल पानी के साथ दिखता है, ये रंगहीन होता है ये, ठीक है। इसमें लाल कोशिका नहीं पाई जाती है। तो परिभाषा पूछा जाएगा आपसे, इतना तो याद डिटेल से रखना नहीं है आपको, खाली परिभाषा बोलना है कि परिभाषा क्या बोलेंगे भाई, क्योंकि ऊतक कोशिका में आप क्या देखिए इसमें कि ऊतक कोशिका के बीच पाया गया था। क्या पाया गया था, ये ऊतक कोशिका के बीच पाया गया था ये द्रव, ऊतक कोशिका के बीच पाया गया ये द्रव। और इसमें क्या है, इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं है, लाल रक्त कोशिका नहीं है। तब क्या पाया जाता है, सिर्फ श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लासिका कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला वैसा द्रव जिसमें लाल रक्त कोशिका RBC नहीं पाया जाता है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिका WBC पाया जाता है, उसका कहते हैं हम लोग लासिका कहते हैं। बस इतना सही बात आपको लिखना है, ठीक है, लिख देंगे हम लोग। तो ये हम समझा दिए क्योंकि ये लीक किया हुआ है, ठीक है, मतलब इसको ब्लड नहीं बोलेंगे, ये भी द्रव ही है, ब्लड से ही लीक किया हुआ है ये चीज़ है, लेकिन इसमें लाल कोशिका नहीं, क्योंकि लाल कोशिका इतना बड़ा कण होता है, इसलिए उसमें लीक नहीं कर पाता ये, ठीक है। तो यही था, यहाँ पर लिखे भी हैं, देखिए क्या लिखे हैं भाई, परिभाषा ये लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। परिभाषा यहाँ पे लिख दी हम, क्या कहता है, ऊतक कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला वह द्रव जिसमें लाल कोशिका नहीं पाई जाती। कैसे पाया जाएगा आप ही बताइए ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा कण होता है तो लीक नहीं कर पाता है, परंतु श्वेत रक्त कोशिका पाई जाती है, मतलब WBC पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लासिका कहते हैं। मतलब ऊतक कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाला वह द्रव जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है लेकिन श्वेत कोशिका पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लासिका कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है तो आपको बताया अभी, ये भोज्य पदार्थ को, हार्मोन को क्या करता है, ये परिवहन करता है, ये ढोता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कार्य भी हम लिख दिए, एग्जाम में आपको ये भी लिखना होगा कि यह पचित भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करता है। क्या करता है ये, पचित भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का ये क्या करता है, ये परिवहन करता है। ये भी इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में लिखना है, यह पचित भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करता है। तो याद रहेगा, ये नहीं रहेगा ये याद, क्या बोलेंगे, पहले परिभाषा याद रखिए, ऊतक कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला वह द्रव जो क्या करता है, जिसमें लाल कोशिका
नहीं पाई जाती है, लेकिन स्वतंत्र पुष्या पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लासिका कहते हैं। ये पचित भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करता है। ठीक है, अच्छा ये एक बात याद रखें यहाँ से, ये तो हुआ ठीक है परिभाषा में, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कुछ आ जाए तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, लासिका के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे हम लिखे हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, नोट करके हम लिख दिए हैं। लेकिन परिभाषा आपको ना यहीं तक लिखना है, पचित भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, यहाँ तक लिखिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लिखिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखे हैं। कहता है ये पानी जैसा और रंगहीन होता है। क्या होता है? ये पानी जैसा होता है और ये रंगहीन होता है। ठीक है, अगला, लासिका में श्वेत कोशिकाएं होती है जो संक्रमण से लड़ती है। तो आपको बताया भी लाल कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन श्वेत कोशिका पाया जाता है। तो ये क्या करता है? संक्रमण से लड़ता भी है। ये बात याद रखिएगा, श्वेत कोशिका पाई जाती है और ये क्या करती है? संक्रमण से लड़ती है। ठीक है, अगला अगला क्या बोलेंगे? लासिका तंत्र शरीर के तरल पदार्थ के स्तर को संतुलित भी रखता है। ये सभी बात याद रखिएगा। लासिका तंत्र रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। और क्या है? लासिका तंत्र क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, कैंसर की कोशिकाओं और रोगाणुओं को ले जाता है। ठीक है, लासिका तंत्र में लासिका नोड्स होते हैं जो विशेष श्वेत कोशिकाओं से भरे होते हैं। लासिका नोड्स लासिका से रोगाणुओं और कोशिकाओं को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। तो आपको एग्जाम में लिखना कहाँ तक है भाई? एग्जाम में तो आपको यहीं तक लिखना है जो आपको समझाया अच्छी तरह से। उम्मीद करते हैं सवाल में थोड़ा टाइम लिए ताकि आपको समझा सकें। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12वां क्या कहता है? 12 नंबर सवाल, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? 2017 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, देखिए परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए जैसे हम सब बड़े जीव हैं, जैसे हम लोग हुए, मनुष्य हुआ, गाय बैल भैंस हुआ, तो इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मनुष्य हुआ, गाय बैल भैंस अगर बात करें, ये बड़ा बड़ा सब जीव जो है, ये जटिल जीव जो है, ये उच्च कोटि का जो जीव है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये करता क्या है? जैसे हम लोग को अगर हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। ये रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त वाहिनी की अगर बात किया जाए, रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त वाहिनियों में क्या होता है कि उसमें ब्लड जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, उसमें हार्मोन सब जाता है। तो ये क्या करता है? रक्त वाहिनी हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। वहाँ हर भाग में, कोशिका तक में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुँचाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन पहुँचाता है। वहाँ पे टोटल चीज़, जितना भी भोज्य पदार्थ है कोशिका में, जितना चीज़ जरूरत पड़ता है, वो रक्त वाहिनी की मदद से ही वहाँ तक जाता है। ठीक है भाई, मतलब परिसंचरण तंत्र का काम क्या है? ये पूरे शरीर को क्या करता है? एक दूसरे से जोड़ के रखता है रक्त वाहिनियों की सहायता से। किस सहायता से? रक्त वाहिनियों की सहायता से। और रक्त वाहिनी ये सब कुछ जोड़ के कहाँ से रखता है? ये हृदय से। कहाँ से रखता है? ये हृदय से रखता है। देखिए बताए भी थे आपको हृदय के बारे में जब पढ़ाए थे, तो हृदय में क्या होता है कि जितना भी पूरे शरीर से, जितना भी पूरा शरीर, अगर कोई इंसान का बॉडी है तो पूरे शरीर से जितना भी रक्त वाहिनियों की सहायता से क्या होता है? ब्लड आता है। गंदा ब्लड क्या होता है? मनुष्य के पूरे शरीर से रक्त वाहिनियों की सहायता से, मतलब नस से ब्लड, गंदा ब्लड आता है। कहाँ आता है? हृदय में आता है। फिर हृदय से कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है। फिर ऑक्सीजन मिला तो फिर ये हृदय में जाता है। फिर हृदय से फिर ये क्या होता है? पूरे शरीर में पहुंचता है। मतलब ये क्या है? ये सब जो जुड़ा हुआ है, रक्त वाहिनियाँ जुड़ा हुआ है, इसमें ब्लड जुड़ा हुआ है, इसमें हृदय जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे के करता है, जोड़ के रखता है पूरे बॉडी को। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा बताइए इसका घटक क्या क्या हुआ? परिसंचरण तंत्र का क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लड बोलेंगे। नंबर 1 क्या बोलेंगे? ब्लड मतलब रुधिर। क्या बोलेंगे? रुधिर बोलेंगे। फिर बोलेंगे रक्त वाहिनियाँ बोलेंगे, रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम लोग? हृदय भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? हृदय भी बोलेंगे, हृदय। ये सब क्या है? परिसंचरण तंत्र का भाग है। 3 भाग याद रखेगा, रुधिर, रक्तवाहिनियाँ और हृदय। रुधिर, रक्तवाहिनियाँ और हृदय। ये 2017 में पूछा भी गया था। ठीक है, आपको अच्छे समझाते हैं हम लोग। फिगर देखिए, ठीक है, वही फिगर है ये। देखिए ना, सब यहाँ से ब्लड जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हार्मोन होगा, पोषक तत्व होगा, ये सब कोशिका तक जाता है। फिर देखिए ये हृदय रहा आपका, ये हृदय है। फिर हृदय से जाएगा, फिर पूरे शरीर से गंदा ब्लड लाता है, हृदय है ये। पूरा शरीर से ये रक्त वाहिनियाँ, देखिए पूरा नस सब दिख रहा है, ये नस है सब, ये सब रक्त वाहिनियाँ, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है, यहाँ से सभी से क्या होता है? इसमें ब्लड बहते रहता है। और ये सभी पूरे शरीर से पहले गंदा ब्लड क्या होता है? हृदय में जाता है। फिर हृदय से फिर फेफड़ा में जाएगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा। फिर ब्लड फेफड़ा से फिर हृदय में जाता है, फिर ब्लड शुद्ध ब्लड फिर पूरे शरीर में जाता है। तो इस तरह क्या होता है? ये
पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ के रखता है एक दूसरे से। इसी के बारे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे इसके बारे में। उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। इस परिवहन तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। देखिए अभी बताया आपको कि ये रक्त वाहिनियों के साथ क्या करता है, ये परिवहन तंत्र है ये, और इसके साथ क्या करता है ये, किसको किसको, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पोषक तत्व को, हार्मोन को, उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने का काम करता है। इसका प्रमुख 3 अंग है, अभी आपको हम बताए भी। पहला का नाम क्या है, रुधिर हुआ, दूसरा का नाम क्या है, हृदय हुआ, तीसरा का नाम रक्तवाहिनियाँ हुआ, ठीक है। तो ये 3 बात याद रखिएगा। चलिए ये तो हुआ, आपको हम बता दिए परिभाषा, एग्जाम में आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ और भी बताते हैं इससे जुड़ी हुई बातें, आप ये भी याद रखिएगा। कहता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये नोट में लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो। परिसंचरण तंत्र शरीर के अंगों और मांसपेशियों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाने का काम करता है। यह तंत्र हृदय और रक्तवाहिनियों से मिलकर बना होता है, क्योंकि पूरा जो शरीर में जो कोशिका होता है तो वहाँ तक पहुंचने का कौन करता है, ये परिवहन तंत्र ही करता है, मतलब परिसंचरण तंत्र करता है। इसमें ये सभी मांसपेशियों से जुड़ा होता है, ये ऑक्सीजन पहुँचाता है, पोषक तत्व पहुँचाता है, हार्मोन पहुँचाता है, एक जगह से दूसरी तरफ पहुँचाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई गंदा ब्लड भी हो जाए तो वो क्या होता है, सभी गंदा ब्लड ये परिसंचरण तंत्र हृदय तक पहुंचा देता है। फिर हृदय कहाँ भेजता है, फेफड़ा के पास, फिर फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन डालता है, शुद्ध हो जाता है, फिर वो हृदय के पास भेजता है। तो शुद्ध हो गया सभी ब्लड, और वो फिर शुद्ध ब्लड क्या होता है, परिसंचरण तंत्र की सहायता से पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। और भी याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ बात और है, इसके कार्य, परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है। कहता है शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ना, क्योंकि पूरे में रक्त वाहिनियाँ जुड़ी हुई है, हर वक्त हमेशा ब्लड आगे पीछे होते रहता है, ऊपर नीचे सब दौड़ते रहता है ब्लड, ठीक है। फिर कहता है शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व का परिवहन करता है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व क्या करता है, ढोता है, कौन, परिसंचरण तंत्र ढोता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का भी काम करता है। अगला, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हृदय और धमनियां, सिराएं, मतलब रक्तवाहिनियां हो गया, और एक रुधिर भी हो गया, ठीक है। आइए, ये था आपका परिसंचरण तंत्र। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर ये 13 है, ठीक है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। 2016 में ये सवाल पूछा गया था। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी क्या हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब बोलेगा अपशिष्ट पदार्थ है क्या भाई, तो बोलेंगे जो भी हमारे शरीर में गंदा चीज़ है भाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मल मूत्र निकलता है, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ये सब क्या है, ये मल मूत्र हो गया, अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे पसीना निकलता है, ये भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। तो इसी के हम लिखेंगे। अब बोला कि उस प्रमुख अंगों के नाम लिखे, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, फेफड़ा से, फेफड़ा से हो गया, फेफड़ा क्या लिख दिया, फेफड़ा से, ठीक है। मलमूत्र गुर्दा से, ठीक है। पसीना कहाँ से निकलता है, त्वचा से। मूत्र कहाँ से निकला, मल तो निकला यहाँ से, मूत्र कहाँ से निकलता है, ये मल का बात था, ठीक है। मल निकलता है गुर्दा से, और मूत्र कहाँ से निकलता है, ये निकलता है मूत्राशय से, ठीक है। और याद रखिएगा कि रक्त को छान करके, रक्त को छान करके, रक्त को छान करके मूत्र बनाता कौन है, रक्त को छान कर मूत्र कौन बनाता है, मूत्र कौन बनाता है, तो क्या बोलिएगा, किडनी। कौन बनाता है, किडनी, ठीक है। चलिए आते हैं डायग्राम के साथ समझाते हैं आपको। किडनी देख लीजिए एक बार, तो किडनी, ठीक है। देखिए ये रहा आपका किडनी, ये क्या है आपका, किडनी है, किडनी। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को, जो रक्त है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, छानता है, और क्या करता है, मूत्र बना देता है। क्या बनाता है, मूत्र बनाता है। इसका काम यही है, रक्त को छानकर मूत्र बनाना, रक्त को छानकर मूत्र बनाना, ब्लड को फिल्टर करके मूत्र बनाना है, इसका काम है किडनी का, ठीक है। तो ये इसका अंग भी है। चलिए आते से परिभाषा पर, क्या बोलेंगे परिभाषा, परिभाषा बोलेंगे इसका कि हमारे शरीर से
अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। याद हुआ? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन ये एक लाइन का परिभाषा नंबर मिलेगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बढ़ा करके परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे परिभाषा इसमें। एक लाइन और लिख दिया हम यहाँ पे, कहता है जीवों में, क्या लिखे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। या तो ये बोली या तो ये बोली, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा में बड़ा हो गया भाई, 2 लाइन में आ गया, 1.5 लाइन में आ गया। ये क्या बोलेंगे? जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मलमूत्र हो गया, पसीना हो गया, जो भी चीज़ हो गया, तो वो सब बाहर अगर निकलेगा, इसके क्या कहते हैं हम लोग? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अच्छा पूछा है आपसे, अंग पूछा है ना, क्या बताएंगे हम लोग? किडनी बताएंगे, फेफड़ा बताएंगे। ठीक है, जैसे उत्सर्जन का नाम पूछा आपसे, क्या बोलेंगे हम लोग? विरिक। विरिक मतलब किडनी होता है। ये किडनी है आपका, ये क्या है आपका? किडनी है। ये क्या है आपका? जो आप ये फोटो यहाँ पे बना हुआ है, क्या देख रही है? क्या है आपका? यही तो किडनी है। यही क्या है आपका? विरिक है। फेफड़ा भी हो गया, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फेफड़ा, लंग्स। मूत्राशय हो गया आपका, मूत्राशय। त्वचा से पसीना निकलता है, मूत्राशय भी हो गया। मलाशय से मलमूत्र निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, मलाशय। वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, मलाशय। मूत्राशय भी है, उससे मूत्र निकलता है। त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। यहाँ पे लिख देना नाम की। ठीक है, मलाशय से मल। ठीक है, और त्वचा से पसीना से निकलता है, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, और वृक्क से ये रक्त छान करके मूत्र बनाता है। ठीक है, तो ये था इसके बाद। अब थोड़ा इसमें और भी जान लेते हैं हम लोग। ये किडनी है। ठीक है, ये क्या है आपका? किडनी है। ये भी किडनी का फिगर है। और भी देख लीजिए आप, मूत्राशय का फिगर भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये आपका किडनी, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका किडनी। क्या रहा है आपका? यही जो 2 चीज़ जो दिख रहा है, ये आपका किडनी है। यही चीज़ यहाँ से दिखा गया। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे देखिए दिख रहा है। और यही से मूत्र क्या होता है? निकलते 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 क्या होता है? इस मूत्राशय में क्या होता है? जमा हो जाता है। ये आपका मूत्राशय है। ठीक है, मूत्राशय है ये, और यहाँ पे क्या होता है? जमा हो जाता है मूत्र। ठीक है, और फेफड़ा भी देख लीजिए आप। फेफड़ा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, तो फेफड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है? उत्सर्जी अंग के नाम है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब इसकी देखिए, इसके बारे में कुछ और बातें भी लिखे हैं, जान लीजिए उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, या उत्सर्जन के बारे में क्या क्या होता है, ये सब भी जानना जरूरी है थोड़ा। कहता है यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा डिटेल से। कहता है उत्सर्जन का मतलब है किसी जीव या पौधे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। यह एक जैविक प्रक्रिया है। उत्सर्जन के जरिए जीव अपने शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। उत्सर्जन से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये हम अपने से लिखे हैं, पॉइंट बना करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। उत्सर्जन का टॉपिक आ गया ना, सिर्फ परिभाषा नहीं लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा चीज़ बताएं हम आपको, तो वो टोटल चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, उत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? जीव अपने शरीर में से ठोस भी, द्रव भी और गैसीय रूप से भी, ठीक है, ठोस भी, द्रव भी और गैसीय। जैसे मूत्र हो गया आपका, ठोस हो गया, सॉरी मूत्र ठोस होता है, मूत्र द्रव की, मूत्र क्या होता है? द्रव होता है, ठोस नहीं ठोस कैसे हो जाएगा? हाँ, मल जो होता है आपका वो ठोस होता है, और उसमें द्रव भी होता है कभी कभी। और गैसीय जो आपके शरीर से जो भी आपसे जो गंध वायु निकलती है, ठीक है, तो वो गैसीय रूप से निकलती है। ठीक है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। तीनों पदार्थों का बाहर निकल कहलाता है, उससे निकलाता है। मनुष्यों में उत्सर्जन त्वचा से होता है, फेफड़ों से होता है, गुर्दे से होता है, किमत से होता है। ठीक है, मनुष्यों का अहम उत्सर्जी अंग क्या है? गुर्दा है, क्योंकि इसी से मल निकलता है, तो यही मेन उत्सर्जी अंग है। ठीक है भाई, अगर मल हमारे शरीर से ना निकले तो हमारे शरीर में गंदगी की मात्रा और बढ़ जाएगी, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा और बढ़ जाएगी, तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यही मेन अंग गुर्दा है। ठीक है, उत्सर्जन के जरिए जीव अपने शरीर में विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन से जुड़े कुछ उदाहरण, जैसे क्या निकालते हैं हम लोग? मल निकालते हैं, मूत्र की सहायता से यूरिया निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं, अमोनिक अम्ल, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ खास बातें जो हम आपको बताएं। तो याद रखिएगा इन सब बातों को भी। उत्सर्जन परिभाषा तो वहीं तक लिखना था जहाँ पे आपको हम बताएं। ये उत्सर्जन इतना सा ही लिखना है परिभाषा। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा परिभाषा, आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। वो आपको क्या बताएं हम? कुछ खास बातें कि आप ये भी याद रखिए। ठीक है, तो उत्सर्जन हमारा भी कंप्लीट हो गया ये। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 14 पर।
क्या कहता है 14 नंबर सवाल, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं? 2021 में ये सवाल पूछा गया था। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए हमारा शरीर में ना पूरा तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? जाल बिछा हुआ है। देखिए ये सभी पूरा शरीर तंत्रिका तंत्र का क्या बिछा हुआ है? जाल बिछा हुआ है। देखते नहीं है आपको, तो हम चुट्टी काट लें, क्या कर लें? चुट्टी काट लें। चुट्टी मतलब थोड़ा आपको नोच ले या आपको थप्पड़ मार दें, थप्पड़ मार दें तो आपको तुरंत पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर पैर में टच करें, जैसे टच करते हैं तो आपको क्या होता है? तुरंत पता चलता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या हुआ है? तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है हर जगह। देखिए ना, हर जगह आपको दिखेगा ये नकीर दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये पूरे शरीर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। क्या हुआ? ये पूरे शरीर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है। किसकी वजह से? तंत्रिका तंत्र के वजह से ही पता चल जाता है। ठीक है, ठीक। देखिए ये पूरे शरीर में क्या हुआ है? आपको फैला हुआ है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये सब जो लाइन दिख रहा है ये कलर का, ये सब क्या है? ये तंत्रिका तंत्र ही है। ये सब क्या है? ये तंत्रिका तंत्र है। ये तंत्रिका तंत्र जो बना होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और इसकी वजह से जैसे आपको थप्पड़ मारते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे आपको क्या करते हैं कि अगर आपको जैसे आपका हाथ चला गया बिजली के तार पे, तो आपको तुरंत झटका लगता है। तुरंत आपको जैसे बिजली का झटका लगा, ठीक है, तो आपके शरीर में जैसे हाथ आपको बिजली के तार पे गया तो ये यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका क्या करता है? तुरंत सूचना क्या भेजता है? ब्रेन को भेजता है कि वहाँ पे बिजली के तार पे चला गया हाथ, वहाँ से हटाओ। तो ये तंत्रिका तंत्र की सतह से हमको तुरंत पता चला कि बिजली के हाथ में तार चला गया है, तो हम हटाते हैं वहाँ से, तुरंत झटका लगता है हमको। ठीक है, नहीं तो अगर ये तंत्र अगर नहीं रहता तो हमको पता भी नहीं चलता और हम तुरंत मर जाते और हम हाथ हटाते भी नहीं, क्योंकि हमको वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि भाई हमको चोट लग रहा है, हमको दर्द हो रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? तंत्रिका तंत्र की सहायता से ही होता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। अच्छा, पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका से बना होता है। इसका फिगर ही पूछा जाता है 5 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तंत्रिका कोशिका भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम दिखाते हैं आपको तंत्रिका कोशिका किस तरह दिखाई देता है। ये देखिए, यही है आपका न्यूरॉन। क्या है ये? आपका न्यूरॉन। इसी से मिल के ये पूरा क्या हुआ है? बना हुआ है। यही है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं इसको हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये 2021 में सवाल पूछा भी गया था। ठीक है, इसका कार्य पूछा आपसे। पहले तो परिभाषा लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ कार्य पूछा है ना, तो पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसी के वजह से तो हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ अनुभव कर लेते हैं भाई, हमको चलने फिरने में आसानी होती है। हमको ये क्या करता है? सब सूचना का संचार करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है कि हाँ भाई हम ये पकड़ रहे हैं, हमको ये चोट लग गया, हम चल रहे हैं, हम स्पर्श कर रहे हैं, चलने फिरने में, दौड़ने में, हम लोग छूने में, ये सब चीज़ में क्या करता है? ये कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। इसके वजह से ही तो हम सबको सब चीज़ पता चल जाता है, सब चीज़ में ये मदद करता है। तो यहाँ पे हम डिटेल से लिख दिए हैं, आप इसको देखिए। देखिए पहले परिभाषा लिखेंगे हम लोग इसका। पूछा कार्य, लेकिन पहले परिभाषा लिखेंगे इसका। तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, इतना से लिखेंगे, फिर इसका कार्य लिखेंगे हम लोग। तंत्रिका तंत्र शरीर में क्या लिखे हैं? तंत्रिका तंत्र शरीर में संचार और सूचना प्रोसेसिंग का काम करता है। यह शरीर के सभी हिस्सों को संदेश भेजकर और प्राप्त करके काम करता है। तंत्रिका तंत्र के कुछ प्रमुख कार्य ये हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं प्रमुख कार्य। कहता है सोचने, सीखने, चलने फिरने और महसूस करने में मदद करता है। सोचने में, सीखने में, चलने फिरने में और महसूस करने में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा क्या है? शरीर के अंगों के काम करने का नियंत्रण करता है। अगला क्या है? मांसपेशी को हिलने डुलने में मदद करता है। अगला सांस लेना, पाचन और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये सब इसका काम है। लेकिन क्या क्या काम है? सोचने, सीखने, चलने फिरने और महसूस करने में मदद करता है। शरीर के अंगों के काम करने का नियंत्रण करता है। मांसपेशियों को हिलने डुलने में मदद करता है। सांस लेना, पाचन और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये शरीर की हरकतों के लिए प्रेरित करता है। ये तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स नामक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ जो अभी आपको हम बताएं, ये भी लिख दिए हैं। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिका, इसी को क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका
कोशिका बोला जाता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं अरबों की संख्या में होती है, अरबों की संख्या में। ये जो आपको दिखाया अभी ना, जस्ट आपको कभी हम दिखाएं, क्या दिखाएं कि ये जो दिखाते फिर से आपको, ये जो दिखाई थी ये वाला चीज़, ये क्या पाती, क्या कैसे पाई जाती है? ये अरबों की संख्या में पाई जाती है। ये जो आपको दिखाए ये न्यूरॉन, ये अरबों की संख्या में हमारे शरीर में होती है, अरबों की संख्या में। यही न्यूरॉन बहुत पूरा शरीर में फैला होता है। ये क्या होता है? ये पूरा शरीर में फैला होता है। ठीक है, तो ये अरबों की संख्या में मौजूद होती है। और इससे जो मिलकर तंत्र ये बना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे लिखे भी है। कहाँ गया? क्या कहते हैं? अरबों की संख्या में होती है और एक साथ मिलकर संचार नेटवर्क बनाती है। तंत्रिका तंत्र के कुछ प्रमुख अंग ये हैं: मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, और क्या गया रुको, ये रीढ़ की हड्डी है, अरे रीढ़ की हड्डी, और क्या है? आंखें हैं, कान है, त्वचा है। मतलब देखिए, मेन चीज़ तो जुड़ी ही गया। पूरा शरीर में से तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा रहता है? मस्तिष्क जुड़ा रहता है, रीढ़ का हड्डी हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया। कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, इसी में सब चीज़ आ गया आपका। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, आँखें, कान, त्वचा, तो सब जगह ये पाया जाता है। त्वचा तो हर जगह ही है। हमारे पूरे शरीर का जो बॉडी ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? त्वचा से ही ढका हुआ है। त्वचा आ गया मतलब सब चीज़ आ गया। तो ये सब चीज़ से जुड़ा रहता है ये न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये था आपका न्यूरॉन का कार्य। आपसे दो कार्य पूछा, दो नंबर पूछा जाता है तो तंत्रिका तंत्र का परिभाषा लिखेंगे हम लोग पहले, फिर दो ठो कार लिख देंगे, तो तीन ठो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना कार हम लिख दिए, 3 4 5 6 7 8, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन क्या होता है? देखिए, मुकुलन जो है ये जनन की एक विधि है। क्या है ये? अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, और ये होता किस में है? ये मुकुलन विधि से जनन होता किस में है? होता है ये ईस्ट में। मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। किस में होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में। इसमें होता क्या है कि एक, जैसे हम आपको फिगर समझाना चाहते हैं, देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो ये अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। यहाँ पे हाइड्रा के बारे में दिखाया गया है। देखिए ये पूरा कोशिका बना हुआ, इसको देखिए पहले, इसको देखिए आप। ठीक है, ये पूरा आपका एक कोशिका है। ठीक है भाई, जैसे ये हाइड्रा है, ये क्या है? ये हाइड्रा है। तो इसके शरीर से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ उभार निकला है ये। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाते हैं, इसको मिटा दिए। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या निकला? आपका एक उभार निकला है। क्या निकला? यहाँ पे एक उभार निकला, नहीं निकला, यहाँ पे उभार निकला। ठीक है भाई, ये उभार निकला, तो उभार निकला, फिर देखिए ये उभार क्या हुआ? हल्का सा बड़ा हो गया। क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। तो ये जो उभार निकला, इसको हम लोग कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मुकुल कहते हैं। ये निकलता कहाँ से? ये इस कोशिका से निकला, इसको कहते हैं हम लोग जनक कोशिका। क्या कहते हैं इसको? हम लोग जनक कोशिका कहते हैं, जनक कोशिका कहते हैं। मतलब क्या? मुकुलन क्या है? ये एक अलैंगिक जनन की विधि है। कौन विधि है ये? अलैंगिक जनन की विधि है। ये ईस्ट और हाइड्रा में होती है। इसमें क्या होता है? जनक कोशिका से के शरीर से एक उभार निकलता है। क्या निकलता है? एक उभार निकला। क्या निकला? ये उभार निकला। इस उभार का नाम क्या है? इस उभार का नाम मुकुल है। और ये मुकुल क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? ये बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और ये जब मुकुल बड़ा हो करके इसके आकार का ये हो जाता है, तब ये क्या होता है? जनक कोशिका से क्या हो गया? ये अलग हो गया। ये क्या हो गया? ये अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। जब ये मुकुल क्या होता है? ये अलग हो जाता है, क्या कहते हैं इसको? हम लोग मुकुलन कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब अलैंगिक जनन की एक विधि है मुकुलन। इसमें क्या होता है? ये ईस्ट और हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है? जनक कोशिका शरीर से एक उभार निकलता है, जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं। और मुकुल क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़ा होकर के क्या होता है? जब इसके जनक कोशिका के समान हो जाता है, इसके समान हो जाता है, तो क्या होता है? इससे टूट करके अलग हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। ये 2017 में पूछा भी गया था। दिखाते हैं आपको हाइड्रा क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए निकला भी है, ये यही आपका मुकुल है। ये क्या आपका? मुकुल है, मुकुल। इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको दिखाते थोड़ा बड़ा करके। ये क्या आपका? मुकुल है। यही क्या होगा? जब इसके जैसा बड़ा हो जाएगा, जैसे इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी लिख दी है यही चीज़ हम। मुकुलन क्या है? क्या बोलेंगे हम लोग मुकुलन में? कि अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की,
और लैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक कोशिका के शरीर से एक उभार निकलता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल वृद्धि करके जब जनक कोशिका के समान हो जाती है तब वह जनक कोशिका के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन कहते हैं। अच्छा, ये मुकुलन होता किस में है, ईस्ट और हाइड्रा में। किस में होता है ये, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। यहाँ पे ये बात लिख भी दी है, ठीक है। किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में होता है ये मुकुलन। तो याद रहा, और लिंग जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत जनक कोशिका के शरीर से को बाहर निकलता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करके जब जनक कोशिका के समान हो जाती है तब जनक कोशिका के शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन कहते हैं। यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, इसे ही मुकुलन कहा जाता है। इसे ही मुकुलन कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है, ठीक है। मुकुलन कहा जाता है, इसे क्या कहता है, मुकुलन कहा जाता है। और ये किस में होती है, ईस्ट और हाइड्रा में होती है। आते हैं अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16 पर। स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। यह सवाल 2019 में पूछा भी गया था। स्वपरागन मतलब देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अगर पुष्प ले, आपको दिखाते हैं, हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये पुष्प है, ये क्या है, पुष्प है, ये भाई पुष्प है। और ये रहा आपका यहाँ पे परागकोश। क्या रहा यहाँ पे, परागकोश। और परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, परागकण होता है। और ये परागकण क्या होता है कि अपने से क्या हो जाएगा, ये परागकण ये यहाँ से गिर करके इसमें चला जाएगा वर्तिकाग्र पर। कहाँ चला जाएगा ये, वर्तिकाग्र पर। कहाँ चला जाएगा ये, वर्तिकाग्र पर। इसी को ही कहते हैं हम लोग स्वपरागन। मतलब क्या, इसमें क्या होगा, एक फूल होगा और फूल के परागकोश से परागकण निकल के कहाँ चला जाएगा, ये वर्तिकाग्र पर चला जाएगा। इसको ही कहते हैं हम लोग स्वपरागन कहते हैं। आपको हम और डिटेल से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर, और देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा अच्छा से, ये परागकोश था, परागकोश, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, परागकण निकला, देखिए निकल रहा, ये परागकण निकला। और ये कहाँ चला गया, ये वर्तिकाग्र पर। कहाँ चला गया, ये वर्तिकाग्र पर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग स्वपरागन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्वपरागन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम पर परागन का बात करें, किसका बात करें, अगर हम पर परागन का बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका परागकोश क्या होगा, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पे गिरेगा, ठीक है। देखिए यहाँ आप देखिए, दिखाया गया है कि यहाँ से ये परागकोश है, ये क्या है, ये परागकोश है। यहाँ पे दिखाया भी, देखिए परागकोश, परागकोश में क्या, ये परागकोश हो गया आपका, परागकोश, ठीक है भाई। परागकोश था, इसमें क्या था, ये परागकण है। ये सब क्या है, ये सब दिख रहा है जो, ये क्या है, ये सब क्या है, परागकण है। परागकण क्या हुआ, ये इसमें मधुमक्खी बैठा था तो परागकण क्या हुआ, इसके पैर पे लटक गया होगा। और ये मधुमक्खी जब ये यहाँ से उड़ करके इसके पैर पे जब परागकण लटक गया तो ये मधुमक्खी जब दूसरे फूल पे जाएगी, दूसरे पौधे के फूल पे जाएगी और ये वहाँ पे वर्तिकाग्र पे बैठ जाएगी। ये वर्तिकाग्र जो दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इस वर्तिकाग्र पर अगर बैठ जाएगी तो ये देखो यहाँ पे 2 ठो बूंद आ गया है, ये 2 ठो यहाँ पे आ गया है। तो अगर ये चले जाएगा तो ये वर्तिकाग्र पे चला गया, ये दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे चला गया इस फूल का परागकण। तो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर चला जाए तो उसको कहते हैं हम लोग पर परागन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पर परागन कहते हैं, परागन कहते हैं। मतलब क्या, इससे पहले हम लोग क्या देखें, इससे पहले हम लोग देखें कि अपने फूल के परागकोश से निकला हुआ परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसको कहते हैं स्वपरागन। लेकिन पर परागन में क्या होगा कि पर परागन में होगा कि एक फूल का परागकण किसी की सहायता से, मधुमक्खी हो सकता है या हवा हो सकता है या पानी हो सकता है, बारिश की वजह से क्या होता है, अगर दूसरे फूल के परागकण ये वर्तिकाग्र पर चला जाए, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए तब उसको कहते हैं हम लोग पर परागन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसका अंतर पूछा था हमसे तो हम लोग अंतर लिखेंगे, स्वपरागन और परागन में अंतर स्पष्ट करें। तुमको अंतर लिखना था तो हमको बता दिए स्वपरागन और परपरागन क्या होता है, ठीक है। देखिए अंतर, एक तरफ है स्वपरागन, एक तरफ है परपरागन। क्या बोलेंगे, इसमें परागकण जो होते हैं अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अपने पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाती है। स्वपरागन में क्या होगा, अपना पुष्प पर या तो अपने पौधे के पुष्प पर। परपरागन में क्या होता है, कीट की सहायता से या तो किसी और की सहायता से परागकण क्या होगा, दूसरे पौधे के पुष्प पर अगर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर परागन कहते हैं। अगर अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे या अपने पौधे के दूसरे, अपना ही पौधा है लेकिन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे फिर भी क्या होता है, वो स्वपरागन होता है। लेकिन अगर दूसरे पौधे के
वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो क्या होता है, वो पर परागन होता है। ठीक है, इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें क्या होती है, साधन अथवा माध्यम जैसे वायु जल आदि की आवश्यकता होती है। और ये स्वपरागन किसमें होगा भाई, जिसमें दोनों लिंग होगा भाई, एक मादा एक नर वाला होगा, मतलब क्या, वो पुमंग सब होगा, मतलब जिसमें वर्तिकाग्र भी हो, जिसमें नर वाला फूल का नर जनन अंग हो, मादा जनन अंग हो, जिसमें दोनों लिंग हो, केवल द्विलिंगी पौधों में ही संभव होगा स्वपरागन। ठीक है, लेकिन परपरागन किसमें होता है, ये एक लिंगी में भी हो सकता है और ये द्विलिंगी, दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए, अगर ये स्वपरागन का अगर बात करें, इसमें अगर मान के चलिए इसमें सिर्फ वर्तिकाग्र है, क्या है, सिर्फ इसमें वर्तिकाग्र है, और ये क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र है, और इसमें क्या कहते हैं, ये परागकण है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्वपरागन नहीं होगा भाई, परागकण तो होना ही चाहिए, तो ये द्विलिंगी होना ही चाहिए, इसमें परागकण भी होना चाहिए और वर्तिकाग्र होना चाहिए, तभी स्वपरागन होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 क्या कहता है, तो ये सवाल नंबर 17 क्या कहता है, सवाल नंबर 17 कहता है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। ये 2011 में भी पूछा गया था और 2013 में भी पूछा गया था। तो मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो होता है इंसुलिन। क्या होता है, ये इंसुलिन होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी शर्करा का मात्रा, चीनी का मात्रा क्या होता है, अगर बढ़ जाता है, क्या करता है, चीनी का मात्रा, शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, उसको पचाता है, क्या करता है, उसको पचा देता है, ये उसको पचा देता है, क्या करता है, उसको पचा देता है। लेकिन अच्छा बताइए, अगर इंसुलिन अगर हमारे शरीर में अगर कम हो जाए, तो कम हो जाए, क्या इसको पचा पाएगा, इसको पचा पाएगा, नहीं पचा पाएगा। तो अगर नहीं पचा पाएगा, तब हम लोग को जो नहीं पचा पाया, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा उसको ही कहते हैं हम लोग शुगर हो गया। क्या हो गया, उसको शुगर बीमारी होगा, चीनी बढ़ गया, शर्करा बढ़ गया, डायबिटीज़, क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायबिटीज़, डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो चीनी का पाचन करता है वो कौन करता है, इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है, मतलब चीनी को पचाता है। अगर चीनी को पचाएगा तो क्या होता है, हमारे शरीर में चीनी का मात्रा, शर्करा का मात्रा समान रहता है। अगर नहीं पचाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा चीनी का मात्रा, और अगर बढ़ जाएगा तो क्या, कौन सी बीमारी हो जाएगा, हमको शुगर बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब बात। इसीलिए अगर क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं हम। देखिए, अगर इंसुलिन, अगर हम सबके शरीर में हार्मोन अगर ठीक निकल रहा है तो तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इंसुलिन का अगर स्राव होना कम हो रहा है, क्या हो रहा है, स्राव होना कम हो रहा है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, शर्करा नहीं पचेगा, शर्करा नहीं पचेगा भाई, ये नहीं पचेगा। तो क्या होगा, तो उस दौरान क्या कहता है डॉक्टर, क्या कहता है डॉक्टर, क्या कहता है डॉक्टर, कहता है कि इंसुलिन का सुई लीजिए। क्या लीजिए, इंसुलिन का आप सुई लीजिए। क्या लीजिए, सुई लीजिए, ताकि अगर इंसुलिन अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाएगा, तो क्या करेगा, शरीर में उपस्थित शर्करा को क्या करेगा, पचाएगा। क्या करेगा, शर्करा को पचाएगा, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, डायबिटीज़ जिसको होता है, शुगर बीमारी जिसको होता है, शुगर बीमारी जिसको होता है, तो उसको भी क्या कहता है, इंसुलिन का सुई लीजिए। क्या लीजिए, इंसुलिन का सुई लीजिए। और ये सुई ना हर बार अलग जगह लेना चाहिए, करना चाहिए, हर बार ये सुई अलग अलग जगह पे लेना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेगा। तो इसको हम लिख दिए यहाँ पे। अच्छा पूछा जाए, बताइए मनुष्य के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, चीनी के पाचन में, तो बोलेंगे हम लोग इंसुलिन हार्मोन सहायक है। ठीक है, देखिए यही है इंसुलिन का सुई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इंसुलिन का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन, और ये इंसुलिन यहाँ पे लिखा हुआ भी, इंसुलिन का सुई है ये। यही कहता है कि अगर हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन का स्राव होना कम हो जाए ना, तो ये अग्न्याशय से निकलता है। इंसुलिन निकलता है कहाँ से, ये अग्न्याशय से, ये भी याद रखिएगा, अग्न्याशय, अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में उपस्थित शर्करा का पाचन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लेडीज है शायद, और ये क्या कर रही है, इंसुलिन का सुई ले रही है। और ये सुई ना हर बार क्या करना चाहिए, अलग अलग जगह पे लेना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह ले रहा है शरीर के, एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पे ले रहा है सुई तो यहाँ पे ले, नहीं भाई, अलग अलग जगह पे हमेशा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे, मनुष्य में चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। मतलब अगर हमारे शरीर में अगर इंसुलिन अगर है तो वो क्या करता है, चीनी का पाचन करता है। लेकिन अगर इंसुलिन अगर कमी हो जाए, क्या हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो हमको क्या हो जाएगा, शुगर बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुगर बीमारी हो जाएगा। उसी को हिंदू में सॉरी कहते हैं, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मधुमेह रोग कहते हैं। वही लिखे यहाँ पे कि मनुष्य के में चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक होता है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। अगर आपको मधुमेह नहीं चाहिए, रोग शुगर बीमारी नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, आपको इंसुलिन का सुई लेना पड़ेगा, अगर आप इस रोग से ग्रसित हैं तो।
अगर आपके शरीर में हार्मोन का कम हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके शरीर में चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये इंसुलिन रहा तब तो आपका शरीर सही रहेगा, क्योंकि ये शर्करा का पाचन कर देगा। लेकिन अगर यही अगर कम हो गया तो ये पाचन नहीं कर पाएगा। तो अगर पाचन नहीं किया चीनी का, तो ये क्या हो जाएगा, आपके शरीर में चीनी बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। और भी कुछ बात इसमें लिखे हैं, इसका आंसर तो इतना सही होना चाहिए। खाली नाम पूछा था, शर्करा का पाचन कौन करता है, चीनी का पाचन कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। लेकिन हम आपको थोड़ा और भी चीज़ बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है इंसुलिन, थोड़ा डिटेल से ही समझिए इसके बारे में। कहता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा मतलब चीनी का पाचन क्या करता है, को नियंत्रित करता है। यह अग्न्याशय में बनता है। कब बनता है ये, अग्न्याशय में बनता है, और शरीर में कई फायदे करता है। इंसुलिन का फायदा देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है इससे लेने का फायदा। कहता है यह रक्त में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। यह शरीर में फैट को जमा करता है फैट को, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। यह मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सही करता है। यह अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाता या ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता और डायबिटीज हो सकती थी। ये कितना अच्छा लाइन है यहाँ पे लिखे हैं। कहता है कि यहाँ पे अग्नाशय से अगर नहीं निकलता इंसुलिन हार्मोन, तो हमारे शरीर में क्या होता, रक्त में जो वो शुगर लेवल है वो क्या होता, बढ़ जाता, और हम सबको शुगर बीमारी हो जाता, मतलब हम सबको डायबिटीज़ हो जाता। वो तो अच्छा होता है कि ऊपर वाले ने हमारे अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन बनाया है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है वहाँ से, तो हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा शुगर होता है उसका वो क्या करता है, पाचन कर देता है। अगर अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता, तो अगर ठीक से काम नहीं करता ये, तो क्या होता, हमारे ब्लड में इसका शुगर का मात्रा क्या होता, बहुत ज़्यादा हो जाता, और हम सब क्या होते हैं, डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा और हम लिखे हैं, थोड़ा और भी बताते हैं आपको। देखिए क्या लिखे हैं, ये रहा आपका इंसुलिन का सुई। देखिए क्या क्या लिखे हैं। कहता है इंसुलिन इंजेक्शन से क्या क्या होगा, जो सुई ले लीजिएगा क्या फ़ायदा होगा। ये डायबिटीज़ बीमारी को दिया जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन लगने के बाद इंसुलिन का असर तुरंत दिखने लगता है। और ये सुई जो है ना, हर बार क्या होना चाहिए, अलग अलग जगह पर लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर आपको कई जगहों की सलाह देते हैं, मतलब अलग अलग जगह। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की जगह हर बार बदलनी चाहिए, और ना उसका जो समय सब है ना, कहाँ कब लिए थे नहीं लिए, वो भी नोट करना चाहिए। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि नोट कर लेना चाहिए। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की जगह तारीख और समय का नोट करना चाहिए। ये तो इंसुलिन के बारे में यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपसे सिर्फ पूछा था वही कि कौन सा हार्मोन चीनी का पाचन करता है, तो इंसुलिन हमको थोड़ा सा और डिटेल से बता दिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहता है, तो एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है। 2018 में सवाल पूछा गया था, तो याद रखिए दो अंतर बताना है आपको, दोनों में पूछा गया था। तो बोलेंगे इसमें पहली बात तो ये और लैंगिक जन्म होता है, इसमें क्या जन्म होता है, इसमें और लैंगिक होता है। और बहुकोशिकीय में तो दोनों होता है, लैंगिक भी और लैंगिक भी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और पहला अंतर ये हो गया, एक कोशिक जीवों में और लिंग प्रजनन की पद्धति को अपनाया जाता है, और इसमें बहुकोशिक में लैंगिक और लैंगिक दोनों होता है, ठीक है। इसमें ये सरल प्रक्रिया होती है और इसमें ये जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है भाई। अच्छा, और लैंगिक अगर बोले तो इसमें जैसे मुकुलन द्वारा होगा, मुकुलन, बहुखंडन, विखंडन, बहुखंडन होगा, ठीक है, और विखंडन होगा, इन सब द्वारा होता है ओलिंजन में, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, देखिए दो अंतर बता दिया आपको हम। वही लिखे हैं एक कोशिक जीव और लैंगिक प्रजनन, क्या लिखे हैं यहाँ पे, एक कोशिकीय जीव और लैंगिक प्रजनन विधि से प्रजनन करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन विधियों से प्रजनन करते हैं। जो आपको पहला अंतर बताएं, एक कोशिकीय में क्या होगा, सिर्फ और लैंगिक होगा, लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है, लैंगिक और लैंगिक दोनों होगा, ठीक है। ये हो गया पहला अंतर आपका यहाँ तक में। दूसरा अंतर, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है, जबकि इसमें क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है। ये अंतर हो गया, ठीक है। इसी को एक भाषा का और बना के हम रूप में लिखे हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक भाषा और बना है इसका, यहाँ देखिए। एक कोशिकीय जीव अधिकतर विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन आदि विधियों से जन्म करते हैं। इनमें सिर्फ एक कोशिका ही होता है, वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जन्म कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जन्म प्रक्रिया जटिल होती है, ठीक है। तो ऊपर का 2 लाइन लिख दीजिएगा, अंतर 2 अंतर हो गया। 2 नंबर का पूछता है, 2 अंतर बताना है आपको।
सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल नंबर 19। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं, 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं आप। देखिए गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या होता है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है हार्मोन गर्भ निरोधक गोली में। ये क्या करता है, जो गर्भाशय से अंडाणु निकलता है, गर्भाशय से जो हर महीना अंडाणु निकलता है ना, अंडाणु, वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसको रोकता है। क्या करता है, उसको रोकता है। आपको हम दिखाते हैं गोली किस तरह होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ, यही है गर्भ निरोधक गोलियाँ, ठीक है। मतलब क्या इसमें क्या क्या मिला रहता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन मिला रहता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय से हर महीना जो अंडाणु निकलता है, हर महीना जो अंडाणु निकलता है, उसको क्या करता है, ये रोकता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन रोकता है। और साथ ही साथ क्या करता है ये ना, ये हार्मोन क्या होता है कि जो शुक्राणु निकलता है उसको भी क्या करता है, ये निषेचन करने से रोकता है। क्या करता है, ये निषेचन करने से रोकता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे अच्छे से हम लिख दिए हैं, कहाँ गया, ठीक है। देखिए परिवार नियोजन के भी उपायों में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इनमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। देखिए क्या क्या बोले हार्मोन आपको, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन डाला जाता है। ये कृत्रिम होता है, मतलब बनाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल होता है ये। अच्छा आपसे पूछा जाए, बताइए कि ये अच्छा गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, ये ऐसा करना क्यों चाहिए हम सबको, क्यों ये खाना चाहिए? क्योंकि ये अगर हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां खाएंगे तो क्या होता है कि जब भी संभोग की क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, ये परिवार जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, क्योंकि शिशु का जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये अंडाणु को जो निकलता है ना, उसको ये रोकता है, निकलने देता ही नहीं है। तो निषेचन क्रिया होगा नहीं तो ये बच्चे का जन्म भी नहीं होगा, संतान का जन्म भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जनसंख्या पे कंट्रोल होगा। इसीलिए गर्भ निरोधक गोलियाँ खाना चाहिए जिसके घर में अधिक बच्चे हैं। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि परिवार नियोजन मतलब अधिक बच्चे जिसके घर में हैं तो उसके उपायों को भी, मतलब उसको कम करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और लिखें, देख लीजिए। कहता है ये अंडाशय को हर महीने एक अंडा जारी करने से रोकता है। वही जो आपको बताया अभी हम कि यह क्या करता है, अंडाशय को, सॉरी हम क्या गर्भाशय बोलते थे ना, नहीं अंडाशय, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अंडाशय को हर महीने एक अंडा जारी करने से क्या करता है, रोकता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के प्रवेश द्वार पर बलगम को बदलकर काम करता है ताकि शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए अंदर ना जा सके। अच्छा बताइए, अंदर जाकर के निषेचन ही नहीं होगा तो क्या बताइए यहाँ पे बच्चे का जन्म होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि निषेचन ही नहीं हुआ, शुक्राणु और अंडाणु मिला ही नहीं, तो बताइए क्या निषेचन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से जनसंख्या कंट्रोल भी होता है, ठीक है। जनसंख्या क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। अच्छा पूछा जाए, बताइए ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हर महीने क्या करता है, अंडाशय को हर महीने अंडाशय से अंडा निकलने की क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला सवाल नंबर 20 देखिए क्या कहता है। अगला वही सवाल जो बताया अभी आपको कि सवाल नंबर 20, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने की क्या कारण हो सकते हैं। देखिए अगर गर्भ निरोधक युक्तियाँ नहीं अपनाएंगे, जैसे घर में, जैसे मान के चलिए अगर 7 बच्चा है, कितना है, 7 बच्चा है, तो 7 बच्चा जिसका आर्थिक स्थिति खराब है, क्या आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो 7 बच्चा का पालन पोषण करने में क्या होगा, असंभव होगा भाई, सही से उसको असंभव होगा, सही से उसको स्कूल में नहीं भेज सकता है, सही से उसको खाना नहीं खिला सकता है, सही से उसको कपड़ा नहीं पहना सकता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 5 बच्चा है, क्या है, 5 बच्चा है, ना किसी को अच्छा कपड़ा है, बाल भी कटा हुआ नहीं है, ना कपड़ा है, सभी एक तो कटोरी है यहाँ पे, सब इसी में खा रहा है, कितना गंदा कपड़ा पहना है। तो अगर यही मान के चलिए, अगर ज़्यादा बच्चा है तो इस तरह हो गया। वही कहता है कि अगर मान के चलिए अगर एक बच्चा होता, अगर एक बच्चा रहता या 2 बच्चा रहता, एक रहता या तो 2 बच्चा रहता, तो ये क्या होता कि उसी को 2 बच्चा को उसके अच्छा से भरण पोषण पालन पोषण कर पाता था। लेकिन वही 7-8 बच्चा है तो उसमें क्या कर पाएगा, सभी को दे पाएगा, संभव नहीं। अगर हाँ जिसका आर्थिक स्थिति सही है तो वो तो कर पाएगा, वो तो पालन पोषण कर लेगा। लेकिन जिसका आर्थिक स्थिति खराब है, उससे घर में 7-8 बच्चा हो जाना, 7-8 बच्चा अगर जन्म ले लेगा तो उसका पालन पोषण सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहता है कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाना चाहिए,
ठीक है, ये था कारण इसका। और भी देखिए देखिए छोटा छोटा बच्चा है, ये सब काम कर रहा है। वही अगर बच्चे का संख्या कम हो, एक दो बच्चा हो घर में, तो उसका पालन पोषण सही से अच्छे तरह से अच्छे स्कूल में दाखिला करवा करके उसका पढ़ाई लिखाई पे ध्यान जा सकता है, उसके खाने पीने पर, रहन सहन पर उसको अच्छा संस्कार कर। लेकिन 7-8 बच्चा जिसको देखिए जैसे मन तैसे सबको छोड़ दिया गया है, सब बच्चा काम कर रहा है, अभी पढ़ने का उम्र में, खेलने का उम्र में, देखिए खाने पीने का इसको सब एक कटोरी में सब खा रहा है। यहाँ पे बाल सब देखिए कैसा कैसा है। तो ये क्या है, अधिक बच्चा होने के कारण ये ऐसा सब होता है। इसीलिए कहता है कि जनसंख्या को हम सबको नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे पूछा, आपसे ये सवाल पूछा भी गया था, 2019 में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, इस बारे में यहाँ पे लिखे भी हैं कि एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना, आपको दिखाते हैं लेटर से। कहता है एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। अगर देखा जाए कि पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतानों की उचित लालन पालन, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध, उनको आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए यह जरूरी है कि उस परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित हो। हाँ, बस यही बात है, अगर उसको अच्छा शिक्षा सब कुछ देना है, अच्छा सब चीज़ देना है, तो उसमें सदस्यों की संख्या क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर सभी को अच्छा से पालना पोसना होगा तो उसके लिए एक रोज़गार भी चाहिए भाई। तो ये इसके लिए कारगर रोज़गार योजना भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इसके पास रोज़गार ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सब लालन पालन नहीं कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। इसी कारण गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाई जाती है। इसीलिए हम सबको क्या करते हैं, ये गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाते, ताकि क्या हो सके, जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये था आज आपका 20 सवाल। ठीक है, चार्जर भी ख़त्म हो गया इसका, चार्ज भी, कोई बात नहीं, अब 20 सवाल हो भी गया। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो रहते आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, कमेंट कर ही देना है। ठीक है, और बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो, आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।